lovely buddies, a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am your English educator Pooja Sharma, and here I have the most beautiful chapter. Yes, I am talking about the book Beehive, और ये class 9th की Beehive book का 4th chapter है, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. So इस chapter में we are going to read about the mind of the most beautiful person. You know, if I tell you about something that in class 8 आपने एक chapter पढ़ा था, that was about Stephen Hawking, if you remember that. So there was a scientist in that. Similarly here also you have the chapter जिसमें आप एक scientist के बारे में पढ़ेंगे, and we will get to know more details as we go on. So let's get started with this chapter, and before I start this, I just have to request you that once you शेयर दिस सेशन, जल्दी से शेयर कर दो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज दिस वन शॉट इज गोइंग टू बी मच 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 हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड फॉर योर एग्जाम्स. तो उससे पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. वी आर गोइंग टू डू इन द सिमिलर वे. हम पूरा समरी करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स, एंड the rest of the things you have to write it the answers as well. तो चलिए let's start this. When we talk about this chapter, in this chapter we talk about Albert Einstein. So जो truly beautiful mind है, ये किसका है? ये Albert Einstein का है. This story is basically about a short biography of Albert Einstein. It is not autobiography. Though I have told you many times what's the difference between biography and autobiography. तो एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको. जब हम biography की बात करते है तो बायोग्राफी में वो आता है जिसमें एक पर्सन है लाइक मी. ओके, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर किए, एंड यू आर अ गुड राइटर, और आपने लिखा उसको. सो लाइफ के एक्सपीरियंसेस किसी और के हैं, किसी और की लाइफ के बारे में किसी और ने लिखा है. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटो, सो ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद ने लिखा है ना. सो व्हेन इट इज रिटन बाय सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? व्हेन इट इज रिटन बाय सेल्फ. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम खुद ही अपनी लाइफ के बारे में जो भी चीजें हैं वो लिख देते हैं बुक में, और उसे कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी. सो हियर यू नो वेरी वेल एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं हम, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात होगी तो डेफिनेटली यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज, स्ट्रगल्स थे इनके लाइफ में. मेनी टाइम्स हमने सुना है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो पहले इतना अच्छा नहीं पढ़ाई में थे और उनको डम कहा जाता था. तो ये सारी जो चीज़ें हमने सिर्फ सुनी है. लेट्स जस्ट डाइव इनटू क्विकली सो दैट वी कैन नो कि प्रॉपरली एक्चुअली क्या क्या था इनके साथ में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द स्टोरी विच आई टोल्ड यू. दिस इज द चैप्टर एंड इट इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यू ऑल नो. एंड दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज हैव बीन हाईलाइटेड. सो हियर क्या बताया है? इनकी जितनी सारी क्वालिटीज थी वो सारी हाईलाइट की गई है. एल्बर्ट्स इंटरेस्ट किस में था? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में था. ये सभी को पता होगा डेफिनेटली, और इसी की वजह से एक फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, दैट इज व्हाट इज इक्वल्स टू, आई डोंट नो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. इनका जो रीनोन्ड एक फेमस फॉर्मूला हो गया था वो कौन सा था? E इज इक्वल्स टू व्हाट आई डोंट नो. आप मुझे बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में. ऑल्सो इसकी ये जो थे इनकी ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट्स भी थे. एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? क्वालिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि कब उनका जन्म हुआ था. व्हेन ही वाज बोर्न. देखो यहाँ पे जितने सारे फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं यहाँ पे नहीं लिख कर लाई हूँ वो मैं बताऊंगी जरूर से आपको, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. बट जो सारे फैक्ट्स मैं यहाँ बोल रही हूँ वो सारे फैक्ट्स तो आपको याद ही रखने हैं. लाइक जब कब इनको जन्म हुआ था, देन जो भी आएंगे ईयर्स आएंगे, लाइक 1902 आएगा, उसके बाद में कब उनका आगे का क्या प्रोसेशंस हुए थे. तो वो सारी चीज़ें आपको जो डेट्स है जो जैसे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, सिमिलरली हमको यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखते हुए. एंड इफ यू आर डूइंग व्हाट, यू आर सिंपली सिटिंग, तो जल्दी से नोटबुक एंड पेन लीजिए एंड राइट इट आउट. शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. इवन मैंने भी ये जब चैप्टर करा था तो मैंने भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे. दैट बर्थ लाइक ऐसा मैंने भी याद तो मेरे को भी करना पड़ता है ना. सो ही वॉज बॉर्न ऑन दिस, देन उनकी कब आई थी थ्योरी उसका मैंने लिखा. उसके बाद में इन्होंने एक लेटर लिखा थे, उस लेटर का डेट लिखा. तो ये सारी चीज़ें मैंने भी ऐसे ही किया, एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी ऐसा ही करें. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर कम्स फ्रॉम, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड ही वॉज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म.
यहाँ पे आगे आपके पास में जर्मन सिटी कौन सी है, उल्म, उल्म नाम की एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ओके, सो ही वाज बोर्न देयर अंटिल द एज ऑफ 2। अच्छा, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि जब वो 2.5 years के थे तब तक भी वो बोल नहीं पाए थे, है ना, बोलना सीख नहीं पाए थे। एंड ही डिडंट लाइक अटर्ड लाइक माँ पा और इस तरीके से भी नहीं स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट ऑल्सो जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, है ना, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू रिपीट हिज एवरी वर्ड, जैसे कि हाँ हाँ, ना ना, खाऊंगा खाऊंगा, ऐसे करके। तो दिस वाज द रिपीटेशन। ये एक अलग एट्रीब्यूट दिखाई दिया। नॉर्मली आप देखते हैं बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं करते, लेकिन एक तो 2.5 years तक ये बोलना नहीं सीखे थे। दैट वाज द थिंग विच अब फैमिली को दिमाग में आएगा ही ना कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं बोल रहा है। जो एक पूरा प्रोसेस है, एक बोलते हैं ना कि इस तरीके से रिवॉल्यूशन आता है और ये होते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप्स बच्चा बढ़ता है। तो सब जने एक एज पे सोचते हैं कि इनको बोलना चाहिए, नहीं हुआ, और बोलने के बाद में भी हाउ ही यूज्ड टू व्हाट आई कैन से हाउ यूज्ड टू स्पीक, तो वो रिपीट करते थे हर वर्ड को, ठीक है। देन एंड व्हेन ही बिगेन टू स्पीकिंग, मैंने ये बता दिया है आपको। इन चाइल्डहुड, हाँ, जब बचपन की बात करते हैं, इन चाइल्डहुड इनके प्लेमेट्स, दो चीजें याद रखना। प्लेमेट्स इनको बोलते थे बोरिंग ब्रदर, और इनकी मम्मा ने सोच लिया था बिकॉज ऑफ हिज अबनॉर्मल लार्ज हेड, इनकी मम्मा ने सोच लिया कि ये तो एक फ्रीक है। 2 words आई एम लेटिंग यू नो अगेन, बोरिंग ब्रदर एंड फ्रीक। बोरिंग ब्रदर उनके प्लेमेट्स या क्लासमेट्स कह सकते हैं, वो बोलते थे। वाई? क्योंकि उनके पास में कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं था, एंड ही वॉज लाइक कि अपने में ही रहने वाले जो पर्सन होते हैं, चुप रहने वाले, लाइक साइलेंट एंड इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। तो बिकॉज ऑफ दैट वो क्या कहते थे, ही इज बोरिंग। ओके, प्लेमेट्स जो बात कर दी मैंने, वो उसे क्या कहते थे, बोरिंग। और एक्चुअली याद रखना है तो कह सकते हैं बोरिंग ब्रदर। ओके, उनकी ममा भी शी थॉट दैट ही वॉज क्रेजी। क्रेजी की जगह अगर आपको फ्रीक वर्ड भी दिखाई दे तो फ्रीक ऑल्सो उनकी ममा ने ही फ्रीक बोला। क्यों बोला था? अब नॉर्मल जो लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, ये मैंने पूरा समझा दिया। अब स्कूल की बात भी करते हैं, ठीक है, बट स्कूल से पहले भी आई लेट यू नो कि अराउंड व्हेन ही वाज ऑफ 6 years, है ना, 6 years के थे तब उनकी ममा ने शी वांटेड दैट, उनको इंसिस्ट किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने इंसिस्ट किया दैट डू गो एंड हैव सम स्किल्स, कुछ अच्छी हैबिट डेवलप करो। बिकॉज एक मम्मा को पता चल गया था कि ये थोड़ा सा अबनॉर्मल है, मतलब कुछ अलग है बाकी बच्चों से। तो उनकी मम्मा को जब पता चला तो ही वांटेड टू मेक हिम स्किल्ड, वो उसे स्किल्ड पर्सन बनाना चाहती थी, सो दैट वो बोलते हैं ना जिंदगी का गुजारा हो जाए। सो उनको सिखाया गया था क्या? वायलिन। ये याद रख लेना, एट द एज ऑफ 6 उनको ये सिखाया गया था क्या? वायलिन सिखाया गया था। एंड वहां पे जाकर के इन्होंने सीखा भी था, ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप करके आ गए। और जो हम लोग फालतू की बातें सुनते हैं दैट इन्होंने ये भी अच्छा नहीं किया, ये भी अच्छा नहीं किया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी मच स्टूडियट पर्सन। जो भी पढ़ते थे में अच्छा स्कोर करते थे ये, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पढ़ाई भी समझ में नहीं आती थी। ही वॉज वेरी गुड एंड स्टूडियस स्टूडेंट। तो स्कूल में भी हेडमास्टर की बात करें अगर हम, तो बिकॉज देखो एक अबनॉर्मल हेड साइज होने की वजह से शायद, या पता नहीं, हेडमास्टर ने एक रिमार्क कर दिया और उन्होंने अपने उसके फादर को, हेडमास्टर ने उसके फादर को रिमार्क किया। दैट मींस एल्बर्ट्स फादर को बुला करके बोला गया था दैट ही इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। एंड आई कैन से, मतलब हेडमास्टर ने बोला ये सीरियसली चीज कि मैं कह सकता हूं दैट देयर इज नो गारंटी ऑफ हिज सक्सेस इन हिज लाइफ, कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दैट वाज द रिमार्क मेड बाय हेडमास्टर। अब उन्हें क्या पता था दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े होके एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट बन जाएंगे। सो ये सारी चीजें होती है, आपके साथ में भी इन लाइफ होता है कि आपके टीचर्स ने सभी कभी कभी बोला था लाइक इसको मैथ्स कभी नहीं आएगी, ये मैथ्स कभी नहीं कर सकता, एंड नाउ एट दिस स्टेज यू लव मैथ्स। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें एक जस्ट नॉर्मल फेज है। ओके, बट ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग एट द एज ऑफ 6 एट इंस्टेंस ऑफ हिज मदर। मैंने बता दिया, इंस्टेंस ऑफ हिज मदर ही प्लेड वायलिन। अच्छा, अभी आके है एट द एज ऑफ 15। ओके, मूविंग अहेड, एट द एज ऑफ 15 क्या हुआ था? जब वो 15 years के हुए तब उनकी जो फैमिली है दे मूव टू म्यूनिच। याद रखना है आपको ये। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल एंड लेफ्ट इट। इसका भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो नया स्कूल था, द स्कूल वेयर ही वाज, जब उनके मम्मा पापा, उनकी फैमिली तो शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, इसके बाद में एक और जगह शिफ्ट होंगी और उसका नाम आएगा जुरिक।
देखो यहाँ पे मुनिच का नाम याद रखना है सबसे पहले तो आपको। यहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो इनकी जो फैमिली मतलब इनके पेरेंट्स वगैरह शिफ्ट हो गए थे और ये अपने बाकी रिलेटिव्स के साथ में थे। और जब यहाँ पे स्कूल जाते थे व्हेन ही यूज्ड टू गो देयर स्कूल, तो द स्कूल वाज लाइक रियली स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और उनकी जो हम क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में ही थॉट दैट देयर इज नो फ्रीडम हियर। इसमें यहाँ पे स्कूल में कोई फ्रीडम नहीं है। सो ही वांटेड टू जस्ट गो आउट फ्रॉम दैट स्कूल, कि छोड़ना है मुझे, ये स्कूल छोड़ना है। इन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट अनकंफर्टनेस विद स्कूल्स, रेजिमेंटेशन, मैंने क्या बता दिया, रेजिमेंटेशन के बारे में भी आपको बता दिया। चलिए अब दो बात और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग दैट ही यूज्ड टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज एज वेल, बचपन से ही उनको मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद था। एंड सेकेंड देयर वाज लाइक लाइन ओनली जो मैं आपको बता रही हूँ, याद रख सकते हैं इफ यू वांट टू, दैट व्हेन उनकी जो सिस्टर है, इनकी सिस्टर का जन्म हुआ था, व्हेन हिज सिस्टर बॉर्न, सो ही सेड दैट वेयर आर हर व्हील्स। व्हील्स मतलब व्हील्स के लिए एक बात याद रखना, दैट व्हील्स मतलब लेग्स के लिए पूछा था कि इसके पाँव कहाँ है। वाई मैंने ये दोनों बात आपको एक साथ में क्यों बताई है, बिकॉज ही वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद हिज मैकेनिकल टॉयज एंड प्लेइंग इन दैट। तो उनको वो जो टर्मिनोलॉजी है मैकेनिकल टॉयज की, वही टर्मिनोलॉजी उनको लगा कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई जब उनकी यंगर सिस्टर, इनकी यंगर सिस्टर का जन्म हुआ था, शी वॉज बॉर्न, उसका नाम था माजा। और तब माजा के लिए उन्होंने पूछा था that where are her wheels, that means कि उनकी legs कहाँ है। बस इतना सा, that was not so important, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। ओके ये मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है चीजें। मूविंग नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम। अब उनके पेरेंट्स जो है, देखो मैंने बताया देयर वुड बी वन मोर सिटी नेम, मिलान आएगा, मुनिच आएगा और जुरिक आएगा। तीन नेम याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री नेम। ओके यहाँ पे आया मुनिच आया था, उसके बाद में यहाँ पे मिलान आया। मिलान में इनके जो पेरेंट्स है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़ते हुए आगे मिलान शिफ्ट हो जाते हैं। सो मिलान ये याद रखेंगे। एंड जब बात आती है जुरिक की, तो जुरिक के बारे में ये याद रखेंगे कि दैट वाज द यूनिवर्सिटी वेयर ही आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल ही गॉट एडमिशन। तो यहाँ पे जुरिक में, एंड ही वाज लाइक टोटली गुड, फीलिंग गुड कि मुझे अच्छी जगह पे एक जगह मिल गई है, बिकॉज ऑफ द व्हाट आई कैन से एक्सपीरियंसेस इन हिज स्कूल, दैट इज स्ट्रिक्टनेस। तो वो सोचते थे कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, और उसी का जस्ट अपोजिट व्हाट ही रियली वांटेड कि फ्रीडम होना चाहिए, वट एवर ही वांट्स टू डू वो कर सके, वो उनको सारे इसमें जुरिक वाली यूनिवर्सिटी में मिल गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओके now coming ahead, he felt that the university atmosphere was more liberal, more liberal in accepting new concepts and ideas. Besides, he was greatly interested, as I told you, physics और mathematics में बहुत ज़्यादा interest था, and that's why he wanted to pursue a career in this field. In which field? Physics and mathematics. Okay, दो physics जो है हमारे तो ऊपर से जाती है, हमें ना समझ आती है, but फिर भी आप में से अगर कोई physics lover है तो मुझे बताइएगा comment section में। I would love to know कि physics कितने सारे जने जो है physics को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड दे रिलेटिवली गेट टू नो अबाउट द थिंग्स विच आर समवेयर इमेजिनेबल ओनली। नॉर्मल लोगों के तो दिमाग में नहीं सेट होता है। एट द यूनिवर्सिटी, या कमिंग अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सिटी में उन्हीं की जैसी सिमिलर हम कह सकते हैं लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हीं के जैसे ना एट्रीब्यूट्स थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं इंडस्ट्रियस स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट थी, और उनका नाम था उनकी फेलो स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मारिक। ओके ये इनकी वाइफ बन गई। फिर मिलेवा मारिक, इनके साथ में उन्होंने शादी की एंड ये वाइफ बन गई। इनके दो बच्चे भी हुए, दे हैड 2 सन्स। बट व्हाट हैपेंड, देखो सिमिलरली दिस इज दी थिंग, ये उनके साथ में उस वक्त हुई है, आज के साथ आजकल भी होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखते हैं, दैट जो गर्ल्स हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड दे फील दैट द talent they had, the what I can say, the potential they have कि हम ये कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस ये जो सर्कल होता है ना, शादी करो, बच्चे करो और उन्हीं में बस अपने घर को संभालो, और इन सब में परेशान हो जाते हैं वो, एंड दे फील द लैक ऑफ दैट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हुई कि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में मतलब हम क्या कह सकते हैं महारथी थे। ठीक है, तो इन्होंने शादी कर ली। अभी से इनकी ममा
एल्बर्ट आइंस्टाइन की ममा को 2 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा उनको समझ में आ गया था कि ये इनकी शादी जो है, शी वॉज अगेंस्ट दैट मैरिज। वो कहती थी, फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट कि एक तो लड़की जो है वो 3 साल बड़ी थी, ओके, दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी उनकी वाइफ थी, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज दैट बिकॉज ऑफ द सेम मेंटालिटी एंड सेम माइंड सेट, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइक हम कह सकते हैं पोटेंशियल बहुत अच्छा था, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो ये नहीं चल सकता। एंड दैट हैपेंड एक्चुअली आफ्टर दे हैड टू सन्स, उनको लग गया, यानी हम बात करें उनकी वाइफ की, दैट वाज मिलेवा मैरिक, उनको ये फील हो गया कि नहीं, आई रियली वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सर्कल, जस्ट हैविंग फैमिली थिंग्स एंड स्पेंडिंग माय होल टैलेंट और स्किल सारा खराब हो रहा है। तो वो उस चीज़ को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़े वगड़े होने लग गए एंड दे गॉट डिवोर्स। आई थिंक इन 1919, यस 1919 में उनका डिवोर्स हो गया था। दे स्प्लिट मीन्स क्या होता है, डिवोर्स, है ना। तो दे डिवोर्स इन 1919 और 1919 में ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, इन द सेम ईयर 1919 में ही इन्होंने क्या किया था, इनकी कजन थी, उन कजन के साथ में इन्होंने शादी कर ली थी देन। तो लेट मी राइट द नेम ऑफ द कजन, और उनकी कजन का नाम था एल्सा, ओके। इफ यू वांट टू, हालांकि ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो, एल्सा के साथ में इन्होंने रीमैरिज कर लिया था। सब्सिक्वेंटली आफ्टर फिनिशिंग एजुकेशन एल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब उन्होंने ये सारा पार्ट कर लिया था तो 1902 की बात है, ये इन 1902 की बात है कि वो कैसे ही वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस एट बर्न, ये याद रखना 1902 का पॉइंट है। व्हेन आई टॉक अबाउट 1902, इन्होंने देखो अपना ग्रेजुएशन जो है और जो भी पढ़ाई है वो पूरी यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई 1900 में कंप्लीट कर ली थी। अब 1900 से 1902 के बीच में 2 साल जो है, व्हाट ही डिड एज जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल डू, क्या करेंगे वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग असिस्टेंट करेंगे, तो ये सारी क्लासेस लेना एंड ऑल, ही डिड दैट एज वेल। बट एट लास्ट व्हाट ही वांटेड टू डू एंड व्हाट ही वांटेड टू परस्यू, वो उन्होंने पार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। देयर ही सीक्रेटली वर्कड ऑल्सो, उन्होंने वहां पे अपना काम सीक्रेटली किसके लिए भी किया था, फॉर द आइडिया ऑन रिलेटिविटी। कौन सा, इनका जो सबसे मोस्ट फेमस, व्हाट आई कैन से मोस्ट फेमस वर्क हम बात कर सकते हैं, कौन सा वाला था, रिलेटिविटी। अब मुझे बताओ आपको कौन कौन से इनके वर्क्स के बारे में पता है। व्हेन आई टॉक अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो कौन कौन सा रीड किया है आपने कि ये वाले इनके वर्क्स हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम जो है उनके बारे में आपको पता है, तो दैट लेट मी नो। देन एल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द, ये मैंने बता दिया है, हियर ही वर्कड सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया। यहाँ 1915 के बारे में बात करते हैं। 1915 में इन्होंने एक अपना पेपर पब्लिश किया था on the special theory of relativity followed by the world famous equation, ये रही E is equals to m square। आप सभी को पता होगा, तो ये कब relativity वाली जो बात कर रहे हैं हम, इनकी जो most famous equation है E is equals to m square की बात कर रहे हैं, ये कब पब्लिश हुई थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट वॉज पब्लिश इन 1915। 1902 में तो इन्होंने बस एज हम कह सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह ही ज्वाइन किया था, बट व्हेन आई टॉक अबाउट 1915 तो ये याद रखना है E is equals to m square। व्हेन आई टेल यू अबाउट E is equals to m square क्या होता है, अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो ये इन्होंने बहुत ही रिनोन जो फॉर्मूला है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस की रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, है ना। तो हम बात करते हैं E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो मास और एनर्जी की रिलेटिविटी को बताता है। मास और एनर्जी की रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन दिस चैप्टर उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और वो एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आई नो अबाउट द गर्ल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ हॉट स्टोव। तो उन्होंने इसी को बताने के लिए ये सारा एग्जाम्पल भी दिया है। साथ ही साथ में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें दैट व्हाट इज E इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, जब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ तो इट मींस एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। लाइट एंड वैक्यूम और उसका क्या है, स्क्वायर है। ओके, याद रखना है आपको, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, दो आपके साइंस में है तो आप वहां से एज इट इज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इन 1915 ये वाला मैंने बता दिया, जनरल थ्योरी ये हो गया विच गिव एन एब्सोल्यूट न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इसने पूरा क्या चेंज कर दिया, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी चेंज कर दिया, एंड दिस मेड हिम अ फेमस फिगर। अब आगे आते हैं 1919 के बारे में बात करते हैं। 1919 में इनकी एक और थ्योरी आई थी एंड दैट थ्योरी वाज अबाउट सोलर एक्लिप्स। आप लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का मतलब समझते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो वही 1919। तो अगेन देयर इज अ
ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर याद रख लेना, ऐसे ही लिखना 1919 इज इक्वल्स टू सोलार एक्लिप्स, आपको याद हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। सोलार एक्लिप्स के बारे में पता चला, थ्योरी केम आउट ऑफ द एक्यूरेट एंड रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स, तो कब आ गया 1919 में। 1933 की बात करें, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है, ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए एज नाजीज। क्यों इमिग्रेट किया? इमिग्रेट करना मतलब कि आप एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के रहने लग जाते हैं। सो इन्होंने इमिग्रेट किया, कहां से किया? यहां से, यूएसए से। क्यों किया था? क्योंकि नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में उस वक्त किसका पावर आ गया था? नाजीज का पावर आ गया था। नाजीज यू नो वेरी वेल, अगर आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है तो उन्होंने जर्मनी पे बहुत ज्यादा, मतलब जर्मनी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था एंड ऑल। सो ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग्स एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, एंड फॉर व्हाट रीजन वो वहां से वहां चले गए थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जो वो रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, वो पता लगे नाजीज को और नाजीज उसका गलत फायदा उठाए। इसके लिए उन्होंने बाद में, यहाँ पे नाजीज जो है वो पावर में आ गए थे जर्मनी, एंड ही हो गया, he does so because he did not want to that is done now. Yeah, further when Germany को ये चीजें पता चली about the principle of nuclear fission in 1938, he was the first person to write to the American president about the dangers of atomic bombs as well. अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, पहली बार जो पहले पर्सन बने थे कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने लिखा था, किसे? अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था, और क्या बताया था उन्होंने? अबाउट द डेंजर्स, यानी कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स अगर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज करे। बट उसी में क्या हो गया था? यू नो अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी एज वेल। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पता है ना कि अमेरिका ने उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंक दिए थे। अब इन्होंने तो मतलब एकदम बोलते हैं ना कि इनोसेंस में उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरीके से इसके साइड इफेक्ट्स है और ये डेंजर्स हो सकते हैं, तो बट अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसी चीज का क्या किया? गलत यूज कर लिया, और उन्होंने यूज कर लिया ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। 1945 में अमेरिका ने इसी चीज का यूज कर लिया, एटॉमिक बॉम्ब का, ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड ही वाज डीपली हर्ट बिकॉज ऑफ दैट, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, उन्होंने नाजीज से बचा करके और यहाँ पे बताया, और यहाँ से इन्होंने यूज कर लिया, दैट मीन्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, यानी अमेरिका ने यूज कर लिया ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑल्सो ही राइट्स अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस, फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी लेटर लिखे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये उन्होंने कहा, मतलब ऐसा नहीं है, सी जब इन्होंने देखा कि ये गलत चीज हो चुकी है, दिस वाज द बैड थिंग हैपेंड हियर, तो उन्होंने ऐसा हार नहीं माना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, हो गया एंड ऑल। देन ही फर्दर रोट अ लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, वी कैन से। उन्होंने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखते हुए कहा कि हमें फॉर्म करना चाहिए, क्या फॉर्म बनाना चाहिए? वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी तो उससे क्या है, इंपैक्ट रहेगा और कोई एक जना पावरफुल नहीं हो पाएगा, सो दैट इट कैन प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शंस एज वेल। एंड साथ ही साथ में उन्होंने जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ था ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय अमेरिका, उसके बारे में भी उनको, मतलब बोलते ना खरी खोटी सुनाना, सो इन दैट वे उन्होंने लिखते हुए बोला कि इसी तरीके से फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर बार बार एटॉमिक बॉम्ब का यूज होता रहेगा तो वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, एंड इट वुड बी नॉट इन फेवर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो इस तरीके से उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, इस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हमें किसका फॉर्मेशन करना चाहिए? वर्ल्ड गवर्नमेंट का, याद रखेंगे आप। ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एंड एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एज वेल एंड डेमोक्रेसी एज वेल। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन 1955। तो आपको अगर मैं अब पूछूं कि इनका डेथ तो हो गया था 1955 में, बट व्हेन ही वाज बोर्न, बता सकते हो? जब हमने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में ही मैंने 14 मार्च तो मुझे भी पता है, बट आप उसका ईयर बता दो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई वुड नो कि डेफिनेटली आप कितने अटेंटिवली अपना पढ़ाई करते हो, और साथ ही साथ में ये जो मेरी क्लास है वो कितना अटेंटिवली देख रहे हो। एंड इफ यू गिव द राइट आंसर तो डेफिनेटली आप खुद ही करेंगे क्या, लाइक फॉर दिस सेशन एंड डेफिनेटली शेयर इट। ओके, सो ये पूरे मैंने पॉइंटर्स आपके साथ में शेयर कर दिया अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस तरीके से कहाँ पे कैसे वर्क किया था। एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं हुआ है। इससे ज्यादा जो चीजें हैं बाकी के, कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर्स लिखा था, और उस लेटर में मतलब दोनों चीजें थी, देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदरली, तो वो चीजें नहीं है। ओके, ठीक है, ये वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस हियर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर रेडी फॉर दैट।
I hope you all are ready for that to answer me in the comment section. So let's get started with, are you ready to answer the questions? And here is the first question. This is the MCQ part in which asks that which destruction is referred to the lesson. कौन सा destruction यहाँ पे इस lesson में बात किया गया? Destruction of invention, destruction by authoritarians, destruction caused by the atom bombs at Hiroshima and Nagasaki. So you know very well the C answer is the correct one. When was Einstein born? And I asked you also, 14th March तो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. Then now you have to tell me. I won't. And अगर आपको याद नहीं है, so after completion of this session वापस से जाइएगा, recorded इसको वीडियो को देखिएगा and make your notes as well. Okay. Moving to the next question and that is, बहुत अच्छे और important questions है यहाँ पे कि ये जो सारी चीजें ना वो pointers के फॉर्म में आप अगर आंसर दोगे तो आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि कैसे कैसे बातें हुई हैं. हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन? आइंस्टाइन के बारे में किस किस ने क्या क्या ओपिनियंस रखे थे वो मैं बता देती हूं यहाँ पे. आइंस्टाइन के बारे में उनके स्कूलमेट्स की अगर हम बात करें, बोरिंग किसने बोला था? उनके प्लेमेट्स ने बोल दिया था दैट ही वाज बोरिंग. ओके, नेक्स्ट आता है ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस. तो ये तो बोल दिया था उनके हेडमास्टर ने बोला था दैट ही वुड नेवर गेट सक्सेस. ओके, देन वी कम विद ही वॉज अ फ्रीक. फ्रीक वर्ड यूज किया था उनकी ममा ने, मदर ने. मैंने इसीलिए वहां पे बताया था कि क्रेजी की जगह अगर फ्रीक वर्ड भी आ जाए तो आप है ना वैसे कंफ्यूज नहीं होगे कि ये वाला वर्ड कहाँ पे था ऐसा. ओके, दिस वॉज डन. देन एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर. अभी ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. देखो, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड. आइंस्टाइन ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं अपना ये जो स्कूल है उसे ड्रॉप कर दूंगा एंड दैट इज फॉर द गुड रीजन. क्यों? क्योंकि देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन एट द स्कूल. है ना, क्या था? बहुत ही स्ट्रिक्ट वहां पे कल्चर था, इसलिए. मूविंग अहेड, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिच. आइंस्टाइन ने जब यूनिवर्सिटी चेंज किया था तो वो म्यूनिच से क्यों वहां पे स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे थे ये बताना. बिकॉज देयर वाज अ लिबरल एटमॉस्फेयर. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, इज आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एलए. ओके, तो यहाँ पे क्या है? लाइक हिम, मिलेवा आल्सो डिसअप्रूव्ड ऑफ द फिलिस्तीनीज एंड दोज हु डिसलाइक्ड आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक एज वेल. आगे आते हैं, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन. इन सारी बातें जो हमने जानी उससे आइंस्टाइन के बारे में हमें क्या पता चलता है? दैट ही लव्ड फ्रीडम. फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. एंड ही वाज अ लिबरल पर्सन एंड कल्चर्ड पर्सन एज वेल. 3 वर्ड्स, यू कैन मेक योर आंसर एनी वे. अगर आपको आइंस्टाइन के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपको डायरेक्टली आइंस्टाइन के बारे में नहीं, दो दिस इज द चैप्टर विच इज ओनली बेस्ड एंड विच रिवॉल्व्स अराउंड ओनली आइंस्टाइन, तो ये वाला तो आप सब जगह लिख सकते हो दैट ही लव्ड फ्रीडम, ही वाज अ लिबरल पर्सन एंड ही वाज अ कल्चरल पर्सन. दैट्स इट. ओके, मूविंग अहेड, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजावेल्ट. अब मैंने इसके बारे में आपको पहले इसलिए नहीं बताया सो दैट आई कैन टेल यू इन दिस आंसर एज वेल. तो आइंस्टाइन ने फियर किया था, अभी ऐसे तो बताया ही है मैंने आपको कि उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था एंड ही टोल्ड अबाउट व्हाट, ही टोल्ड अबाउट द डिस्ट्रक्शंस व्हिच कैन बी आउटकम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, राइट दैट. तो ये वही है, बस मैंने ये नाम नहीं बताया है आपको. दैट इज फ्रैंकलिन रोजावेल्ट. अब आ जाओ समझ लो. आइंस्टाइन फियर्ड दैट. आइंस्टाइन को क्या दुख, मतलब दुख तो नहीं कह सकते, डर क्या था उनको? तो उनको डर था, he was feared that the Germans under the rule of the Nazis had developed the atomic bomb and could misuse it, and he wrote to the president of the USA to warn him of this development. Okay, so Franklin Roosevelt कौन थे? President of the USA. Okay, so here we have done this chapter and I hope that you love this chapter. Definitely I am very much thoughtful after reading this chapter कि आपकी लाइफ में कितना भी कुछ भी स्ट्रगल हो रहा हो, अगर आप स्लो लर्नर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. If we don't compare with anyone, okay, don't compare with anyone. If we talk about Albert Einstein, इन्होंने भी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो लर्निंग स्टार्ट किया था इन इस इनिशियल स्टेज, इन्फेंट वाले स्टेज की बात करें. देन एवरीथिंग वाज ओके. इट्स ओके कि अगर आपको लेकर के कोई अपने व्यूज जो भी उनके जो बोलते हैं ना परसेप्शंस है वो आपके ऊपर थोपता है. डोंट लिसन. दिस इज द थिंग व्हिच आई रियली वांट टू टेल यू. डोंट लिसन दैट दूसरे ने क्या कहा आपके बारे में, और हम ना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, और फिर रोना धोना एंड ऑल डू दैट. नो, प्रूव देम रॉन्ग बट डोंट क्राई ओवर दैट. प्रूव देम रॉन्ग इन द वे दैट यू व्हाट यू आर. ओके, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो झूठ ना, वो क्या बोलते हैं, झूठ या सच उल्टा कर दिया उन्होंने, और आप ना उनको सही बताने के लिए
लिए झूठ बोल रहे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना, बट वट यू आर रिमेन दैट एंड वर्क ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द थिंग्स जो आपको करनी है अपनी लाइफ में। देखो क्लास 9 जो है वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फाउंडेशन होते हैं। जब ये फाउंडेशन ईयर्स आपको कंप्लीट करोगे ना, दैट टाइम यू रियलाइज कि अच्छा यार उस वक्त कर लेते ना तो बहुत ही सही रहता। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी आपका जो 9th क्लास है उसमें सिर्फ स्टडीज आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन एनीथिंग एल्स। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। टड़ास, बाय बाय।